हाय एवरीवन, आज हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ को जो कि सिटीजनशिप टॉपिक ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पूरे सिटीजनशिप को पूरा डिटेल में समझे हैं। ठीक है, तो उस लेक्चर को पहले देख लो, उसके बाद ये एमसीक्यू को लगाना, क्योंकि वहाँ हम लोग पूरा थ्योरी कवर किए हैं। तो थ्योरी तो समझ गए, अब थ्योरी को अप्लाई भी तो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो पहले उस लेक्चर को कवर करो, फिर इसके बाद इस लेक्चर को कवर करना, फिर पूरा टॉपिक पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा CAPF के लिए, CDA NDA एग्ज़ाम के लिए, है ना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड डाउट हो, चाहे क्वेश्चन और अगर गाइडेंस से रिलेटेड हो तब भी पूछ सकते हो। इसका PDF जो है, ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसका PDF जो है पूरा इनिशिएटिव जो है हर चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। क्लियर है, चलो बढ़ते फिर अपना PYQ सीरीज़ को कवर करते हैं। उसमें से फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया अलाउज डुअल सिटीजनशिप फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको देख लो। सेकंड स्टेटमेंट बोले हैं आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डुअल सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ओरिजिनली इंक्लूडेड कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप विच वॉज रिपील्ड। बताओ इसमें से क्या सही होने वाला है, क्या गलत होगा। एक बार अपने लेवल में सोचो, फिर बताओ। तो देखो, इंडिया अलाउ डुअल सिटीजनशिप फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि इंडिया चाहे इंडिया की रिसाइडेड हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडिया एंसेस्टर हो, सबको यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का बात यहाँ पे किया हुआ है। मतलब सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया में, ये बोला गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है क्लियरली रॉन्ग हो गया। फिर आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन सिटीजनशिप प्रोहिबिट डुअल सिटीजनशिप, तो ये आर्टिकल 9 जो है सही लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रोहिबिट करते हैं डुअल सिटीजनशिप को, क्योंकि इंडिया जो फॉलो करता है वो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। USA ऑस्ट्रेलिया, USA हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, ये दोनों का अगर एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे चलता है डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर 3 देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955 ओरिजिनली इंक्लूडेड कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप विच वाज लेटर रिपील्ड। सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। बताओ तो इसमें राइट टू वोट इन इलेक्शन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कौन सा यहाँ पे सही है। बताओ, एक बार वीडियो पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो। हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जो सिटीज़न को राइट दिए गए हैं, केवल एक्सक्लूसिवली सिटीजन को राइट दिए गए हैं, वो है पहला राइट टू वोट इन इलेक्शन। फॉरेनर को यहाँ पे ऐसा कोई राइट नहीं मिलता है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में आके या फिर इंडिया में वोट डाल सको, फॉरेनर को नहीं मिलता। ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को ही यहाँ पे मिलता है, तो पहला सही है। फिर जो दूसरा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी केवल और केवल इंडियन को ही मिला हुआ है। ठीक है, फिर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी केवल और केवल इंडियन को मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये क्या है, इंडिया के सिटीजनशिप को भी मिला हुआ है, प्लस अगर कोई फॉरेनर है ना, कोई फॉरेनर है तो इसको भी यहाँ पे मिला हुआ है। इसका मतलब यहाँ चौथा जो है रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 जो B ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 3 क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। दूसरा क्या बोला है, अ फॉरेनर हु हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। फिर अगला क्या बोले हैं,
एन इलीगल माइग्रेंट इज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर द एक्ट, जो ये 1955 का एक्ट है, इसमें बताओ कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, कौन सा गलत होगा, जल्दी ऑप्शन टिक करो। तो देखो, सिटीजनशिप कैन एक्वायर थ्रू बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है जिसमें इसको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। फिर सेकंड देखो, अ फॉरेनर हु हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। क्या सही है क्या कि गलत है? तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फिर थर्ड देखो, एन इलीगल माइग्रेंट इज एलिजिबल। पहली बात तो इलीगल जो माइग्रेंट है ये तो नहीं होगा, क्यों? एक बार अगर लिखा रहेगा कि अगर लीगल माइग्रेंट है तो इसके लिए तो चलो इसका प्रोविज़न है, प्रॉपर प्रोविज़न है। अगर लीगल माइग्रेंट हो तो यहाँ पे कुछ साल रिसाइड करोगे फिर उसके बाद सिटीजनशिप मिलेगा, ये तो है। लेकिन इलीगल माइग्रेंट के लिए कोई सिटीजनशिप इंडिया के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया अभी तक इंडिया। तो 2 और 3 यहाँ पे रॉन्ग है, इसका मतलब ए स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही बस यहाँ पे राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन। क्योंकि हम लोगों ने टोटल 5 मेथड समझे हैं जिससे अगर कोई फॉरेनर अगर इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो 5 कंडीशन है, उसमें से कोई ना कोई एक मेथड से क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसको डिटेल हम लोग समझ चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है, द पर्सन मस्ट बी रिसाइड इन इंडिया फॉर 12 ईयर इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग। ये बोला है नेचुरलाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। द पर्सन मस्ट हैव रिसाइड इन इंडिया फॉर 11 आउट ऑफ द लास्ट 14 ईयर। थर्ड बोला है कि द पर्सन मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल। फोर्थ बोला है द पर्सन मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन कल्चर, इकोनॉमी एंड डिफेंस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जल्दी से टिक मार्क करो, ठीक है। तो देखो, अगर नेचुरलाइजेशन से अगर सिटीजनशिप के अप्लाई करते हो तो क्या क्या कंडीशन है उसको फॉलो करना है। पहला स्टेटमेंट बोला है द पर्सन मस्ट हैव रिसाइड इन इंडिया फॉर 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 12 मंथ यहाँ पे रहना पड़ेगा इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले कितना 12 महीना 1 साल रहना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट द पर्सन मस्ट हैव रिसाइड इन इंडिया फॉर 11 आउट ऑफ द लास्ट 14। ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर थर्ड द पर्सन मस्ट हैव प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल, ये भी राइट है, डिस्कस किए ये भी। फिर द पर्सन मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इन इंडियाज कल्चर, इकोनॉमी, ये कहीं पे भी बात नहीं हुआ है ना। जब ये चैप्टर पढ़े हैं तब भी वहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं हुआ है। एक चीज़ बोला गया है कि 8 शेड्यूल हैं उसमें से एक जो लैंग्वेज है ये मस्ट होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कल्चर, इकोनॉमी, डिफेंस इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है, याद रखोगे इसको। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 3 सिटीजनशिप पढ़े थे जैसे कि NRI, नॉन रेसिडेंस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, PIO, पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन, फिर एक कौन सा पढ़े थे, OCI जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इन तीनों को हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसमें से एक का पूछा गया है यहाँ पे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि OCI कार्ड होल्डर आर इंटाइटल्ड टू वोट इन इंडियन इलेक्शन। फिर OCI कार्ड होल्डर कैन होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन इंडिया, जो पोजीशन होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बोल सकते हो, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, इसको बोल रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कार्ड होल्डर कैन अप्लाई, जो OCI कार्ड होल्डर इंजॉय लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री ट्रेवल टू इंडिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है, चलो टिक मार्क करो जल्दी से। तो देखो
जो पहला स्टेटमेंट है OCI कार्ड होल्डर आर इंटाइटल टू वोट इन इंडिया इलेक्शन, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वोट का अधिकार है केवल और केवल इंडियन पीपल को है, इंडिया रेसिडेंट को है। ठीक है, जो इंडिया में रह रहे हैं उसी को ही वोट का यहाँ पे अधिकार होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में अगर भाग भी लेना है, इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए भी मस्ट इंडिया ओरिजिन होना चाहिए, मस्ट इंडिया रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। OCI कार्ड होल्डर कैन होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है जब भी वैकेंसी आता है तो इंडिया ओरिजिन या फिर ओरिजिन ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर OCI कार्ड होल्डर इंजॉय लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री ट्रेवल टू इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि वीज़ा फ्री से है ना, वीज़ा फ्री के लाइफ लॉन्ग क्या है, इंजॉय कर सकते हो इंडिया में, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। मतलब 3 ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, समझ आया ये चीज़? चलो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताना कमेंट में। ठीक है, और कितना क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो अपने से ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। फिर 6 क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉस ऑफ सिटीजनशिप। जैसे कि अगर जो स्टेट है, कंट्री है, अगर सिटीजनशिप दे रहे हैं तो लॉस भी कर सकता है, उस सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी कर सकता है। ठीक है, या तो फिर अपने से लॉस कर सकते हो, अपने से टर्मिनेट कर सकते हो, या तो फिर गवर्नमेंट भी टर्मिनेट कर सकते हैं। उसका क्या कंडीशन होता है सब चीज़ पढ़ चुके हैं और यहाँ भी कुछ समझ लेंगे। चलो देखो, पहला स्टेटमेंट बोला है कि रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप इज वॉलंटरी एंड अप्लाइड टू अ इंडिविजुअल। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अकर ऑटोमेटिकली इफ एन इंडिया वॉलंटरी एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप। डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप इज एप्लीकेबल ओनली टू नेचुरलाइजेशन या फिर नेचुरलाइज्ड सिटीजन। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है? वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो अपने लेवल में। तो देखो, रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप इन वॉलंटरी एंड अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप अगर करना चाहे हो, अगर त्याग करना चाह रहे हो इंडिया का, या फिर इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ना चाह रहे हो तो वॉलंटरी है। अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अकर ऑटोमेटिकली इफ एन इंडियन वॉलंटरी एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप। अगर ये कोई मान लो ए पर्सन है, अगर ये चाह रहे हैं ये इंडिया में रह रहे हैं, पहली बात, अगर ये चाह रहे हैं कि कोई बी कंट्री है वहाँ का मेरे को सिटीजनशिप चाहिए, तो अगर ये बी कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो इसका जो ए कंट्री है मतलब इंडिया का जो सिटीजनशिप है ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंडिया जो सिटीजनशिप फॉलो करता है ये सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इंडिया का सिटीजनशिप ये टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है मतलब सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी सही हो गया। फिर डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेबल ओनली टू नेचुरलाइज्ड प्रोसेस, गलत है। अगर डेसेंड के थ्रू लिए हो तब भी वहाँ पे डेप्रिवेशन हो जाएगा, अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से लिए हो तब भी वहाँ पे हो जाएगा, अगर बर्थ से लिए हो तब भी वहाँ पे डेप्रिवेशन हो जाएगा। केवल और केवल नेचुरलाइज से सिटीजनशिप लिए हो तो वहीं पे भी डेप्रिवेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो 3 है यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेट टू सिटीजनशिप। कौन सा प्रोविज़न यहाँ पे रिलेट करते हैं? अच्छा, ये भी देखो हम लोग कहाँ से कहाँ तक सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किए हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं, फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो कि सिटीजनशिप से रिलेट करता है। बताओ तो कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने ये क्लियरली पढ़े हैं कि जो सिटीजनशिप आएगा 5 आर्टिकल से 11 आर्टिकल, इसके अंदर जितना भी आर्टिकल है 5, 6, 7 जितना भी है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक आर्टिकल पूरे प्रॉपरली पर्टिकुलरली सिटीजनशिप को ही डिस्कस करता है। तो यहाँ पे जो 12 आर्टिकल हैं, 12 आर्टिकल जो है ये स्टेट के डेफिनेशन को बताता है कि जैसे कि स्टेट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या फिर स्टेट बोलते हो, उसका डेफिनेशन बताते हैं कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये जो 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा।
और 5, 9, 11 ये राइट हो जाएगा। मतलब 1 to 4 स्टेटमेंट लिखा है क्या कहीं पे, देखो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12 जो बोला गया है यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलो 8वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। कौन सा ऐसा मोड है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बाई इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि हम लोगों ने टोटल 5 यहाँ पे टर्म समझे हैं, 5 यहाँ पे मेथड समझे हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि बर्थ से एक्वायर कर सकते हो, डेसेंट से एक्वायर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हो, एक आता है नेचुरलाइजेशन, इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, और एक आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अगर टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, कोई भी टेरिटरी का अगर इंडिया इन फ्यूचर अगर एक्वायर कर रहे हैं तो इस रेस्पेक्ट में भी हम लोग क्या हैं, इंडिया सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव द रेसिडेंट रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन। पहला, इफ द एप्लीकेंट हैज़ मेड एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, आर्ट, फिलोसॉफी, वर्ल्ड स्पेस। सेकेंड बोले हैं जो बी ऑप्शन, इफ द एप्लीकेंट इज मैरिड टू ए इंडियन सिटीजन, इफ द एप्लीकेंट इज अ रिफ्यूजी, और इफ द एप्लीकेंट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ो कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव द रेसिडेंट रिक्वायरमेंट नेचुरलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बताओ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, आर्ट, फिलोसॉफी और फिर वर्ल्ड स्पेस में। ठीक है, समझ आया। अगला देखो 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग असम अकॉर्ड सिटीजनशिप एक्ट 1985। कौन से यहाँ पे सही है ये बताना है। इट ग्रांटेड ऑटोमेटिक सिटीजनशिप टू ऑल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश बिफोर 1971। इट रिक्वायर माइग्रेंट बिटवीन 1966 and 1971 to register as a foreign before acquiring citizenship. It allow migrant after 1971 to apply for citizenship by naturalization. It granted immediate voting right to all registered migrant. बताओ कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है, कौन सा यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो ये ध्यान देना कौन सा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि इट रिक्वायर माइग्रेंट बिटवीन, ये बात करता है 1966 to 1971 के बीच, टू रजिस्टर एज अ फॉरेनर बिफोर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। ठीक है, क्या क्लियर समझ आया। तो ये तो रहा पूरा एनालिसिस एमसीक्यू सीरीज से हम लोगों ने कुछ याद भी किए हैं, रिटर्न भी कर पाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर टिक हो रहा है, सही ऑप्शन हो रहा है, इसका मतलब सिटीजनशिप टॉपिक को पढ़े हो। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार ये लेक्चर को देख लो, डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, नाइस डे।